हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है एक नज़र सीरीज़ देखते हैं जिसमें हम लोग यूपीएससी के पीवाईक्यू को उसकी थीम समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी ने किस तरह से प्रश्न पूछे हैं और आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा मेन जो फोकस है वो 2026 के एग्ज़ाम को लेकर के है कि यूपीएससी जब 2026 में प्रीलिम्स कराने वाला है तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो ये इस सीरीज का शुरू करने का मतलब यही था कि आप जो है क्वेश्चन की प्रकृति समझ जाएँ, उसकी थीम समझ जाएँ और कौन कौन से टॉपिक जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज जो है ज्योग्राफी का 2020 का पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस देखते हैं। आपको पता ही होगा कि सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो प्री का जो सिलेबस है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो ये 3rd नंबर टॉपिक प्री का देखेंगे। तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो ध्यान रखिए, भारत का पहले क्या करना है, प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक, इसी तरह विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो इस तरह से आप तोड़ करके सिलेबस को समझिए, तो आपके जो है सिलेबस की समझने की जो क्षमता है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक, अब चूंकि देखिए इसमें केवल एक पॉइंट दिया हुआ है प्री में, तो सिलेबस अच्छे से डिफाइंड होता हुआ नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मेंस की तरफ भी मूव करेंगे। तो मेंस के सिलेबस में क्या है कि थोड़े से पॉइंट डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा टॉपिक आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला, लेकिन बहुत हद तक प्री की अपेक्षा मेंस में सिलेबस डिफाइंड होता है। तो इसमें 10, 11 और 12 जो जीएस पेपर 1 है, जीएस का पेपर 1 जो है उसका सिलेबस दिया हुआ है, उसमें पॉइंट 10, 11 और 12 ये भूगोल से संबंधित दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, और डेली बताया जाता है तो इसमें कुछ नई चीज़ है नहीं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दाल के संबंध में पूछ रहा है, दाल के उत्पादन के संबंध में। ठीक है, तो आपका मेन फोकस क्या हो जाता है कि आप जो है जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, अब चूंकि एग्रीकल्चर देखो इकोनॉमी में भी आता है, इकोनॉमी में भी आता है और भूगोल में भी आता है। अब भूगोल के किस पक्ष से जुड़ेगा, तो भूगोल का जो आर्थिक भूगोल है उससे जुड़ जाएगा ये आर्थिक भूगोल, और थोड़ा बहुत सामाजिक भूगोल भी जुड़ेगा क्योंकि सामाजिक चीज़ों से भी ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुख्यतः ये आर्थिक भूगोल से जुड़ेगा एग्रीकल्चर। ठीक, और इकोनॉमी में भी ये जुड़ता है, इसके कुछ इकोनॉमिक यानी आर्थिक फैक्टर इकोनॉमी में भी जुड़ते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर या दालों के उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन अगर आप पढ़ोगे तो उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। अब आप जब जो है फसल या एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ो तो ये सब ध्यान रखो, इनके कथन ही आपके लिए क्या रास्ता दिखाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, दूसरा कथन देखोगे, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा कथन बोला, पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। अब ये 3 कथन दिए हुए हैं। ठीक, तो पहला कथन तो आप ऐसे ही काट सकते हो, ये दूसरा कथन, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा, सिंपल अगर आप जो सामान्य तरीके से सोचोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, दालों में चना। कहा जाता है दालों का जो राजा होता है वो चना होता है। अगर ये कथन आप पढ़ोगे कि चना भारत की सबसे बड़ी दाल है, कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा किसका है, चना का है। तो दूसरा कथन अगर काट लोगे तो बहुत हद तक आप जो क्या कर लोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे ये डी कट गया, बी कट गया, ठीक है, और सी कट गया, तो आंसर आ गया आपका। ये एक मतलब करने की ट्रिक है, अगर आपको जो है एलिमिनेशन टेक्निक आ जाती है तो आप बहुत हद तक क्वेश्चन के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन ध्यान रखना 2023 के बाद बहुत कम एलिमिनेशन टेक्निक लगती है, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते समय, उनके कथनों को पढ़ते समय बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है यूपीएससी के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कथन तो बता दिए, इसके अलावा जो है भारत सरकार दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए एक अलग से रिपोर्ट निकालती है। जैसे नीति आयोग जो है, भारत का जो नीति आयोग है वो एक अलग से रिपोर्ट निकालता है। क्या निकालता है, स्ट्रेटजीज यानी जो हमारी रणनीति है, और पाथवेज जो हमारे रास्ते हैं फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्स टुवर्ड द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार अलग से रिपोर्ट निकालती पल्स के लिए यानी दालों के लिए। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, अगर आप जो है देखना चाहें, इसके की फीचर्स देखना चाहें तो आप गूगल कर लीजिए, आराम से दिख जाएंगे आपको। ठीक, तो ये दालों के संबंध में था और मैंने आंसर भी बता दिया आपको क्योंकि पहला क्वेश्चन था, समझाना भी था, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ कहाँ जाकर मिलती है। ठीक है, ये किस सागर में, किस महासागर में जाकर मिलती है। जैसे मेकांग नदी कहाँ पर है, थेम्स नदी कहाँ पर है, वोल्गा नदी कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी कहाँ पर है, और कहाँ से निकलकर कहाँ गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे विश्व की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए भारत के तो आपको पता होंगे, लेकिन विश्व के जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनके अलावा, इन चारों के अलावा, उसकी भी आप एक लिस्ट बनाकर रखिए, और उनका उद्गम और उनका जो है जहाँ पे वो गिरती हैं वो स्थल अपनी लिस्ट बना करके जो तैयार करके रखिए, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन
पहले भी पूछता रहा है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो नदी से संबंधित उनके उद्गम और उनका जो है गिरने वाली जगह का नाम याद रखिए। तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए ये एक नज़र सीरीज, इसका मेन जो फोकस है आपको थीम समझाना, यानी टॉपिक समझाना है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है और आगे किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये फसल उपोष्ण प्रकृति की है। अब एक फसल के बारे में इन्होंने जानकारी दे दी है और ये 4 फसल ऑप्शन में दे दिए, एक कपास, गन्ना, जूट और चाय। तो इनमें से जो जिसकी विशेषता होगी वो सही हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप देखोगे, इसको मैं पढ़ता हूँ। ये फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उपोष्ण प्रकृति आपको समझ में आ जाना चाहिए पहली बात तो, ठीक। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, मतलब कठोर जो पाला पड़ता है वो उसके लिए हानिकारक है, ऐसी खेत मतलब कृषि के लिए। अब इसमें से बताना कौन सी फसल है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको सिंपल, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको गन्ने की खेती के बारे में अच्छे से पता होगा। खास करके उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गन्ना उत्पादन होता है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई लोग होंगे उनको पता होगा कि जो गन्ने की खेती उसमें कितना समय लगता है, ठीक है। तो उससे भी एक बहुत हद तक ये क्वेश्चन कट जाएगा या सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है विकास के लिए, मतलब उसके कृषि या फसल के विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवस। 210 का मतलब हो गया लगभग 9 महीने, ठीक है, 9 महीने दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। अब ये फसल आपको बतानी है कि कौन सी है। आपको गन्ने के बारे में मैंने बताया कि गन्ना में क्या होता है कि कम से कम उसको 1 साल से ज़्यादा समय चाहिए विकास के लिए, मतलब मिनिमम 1 साल यानी 12 महीने लगते हैं। 12 महीनों में उस जो है अच्छे से फसल तैयार होती है गन्ने की। तो अगर आप देखोगे तो गन्ना तो यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, 210 दिन से ज़्यादा समय चाहिए, ठीक। इसी तरह कपास का देख लो, जूट का देख लो, चाय का देख लो। मैंने आपको थीम समझाने की कोशिश की है कि आप अगर थोड़ी सी भी चीज़ें समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत हद तक कर ले जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखो कि खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। अब बायोचार आपको पता तो होना चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे बायोचार होता क्या है। तो मैंने एक यहाँ देखिए ये लिस्ट लगा दी है, बायोचार का मतलब क्या है। बायोचार एक कार्बन समृद्ध पदार्थ होता है, ठीक, जो जैविक अवशेषों जैसे फसल का ठूंठ, लकड़ी, गोबर आदि को कम ऑक्सीजन वाली स्थिति में गर्म करने का मतलब है पायरोलिसिस प्रक्रिया से बनाया जाता है, यानी गर्म करके उसको बनाया जाता है। इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और कार्बन भंडारण बढ़ता है। तो ये हो गई इसका बायोचार। आपने अगर बायोचार देखना है तो आप गूगल करके देख लो या यूट्यूब में स्वयं से समझ सकते हो कि बायोचार होता क्या, ठीक है। अब इसका उपयोग बता रहा है कि बायोचार का क्या उपयोग है। तो पहला कथन दे रहा है, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा बोल रहा है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। अब आपको समझना, जब बायोचार आप समझ जाओगे तो ये कथन आराम से हो जाएंगे। तीसरा बोल रहा है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलाशय या जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। अब आप केवल इस जो बगल में लिस्ट लगी है या कह सकते हो ये जो है बायोचार के बारे में लिखा है, उसमें से तीसरा कथन आप समझ सकते हो कि हो सकता है सही हो। तो आप थोड़ी भी जानकारी बायोचार की रखोगे तो आपके एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी, ठीक है। और ध्यान रखो कि आप बायोचार के बारे में जाकर के पढ़ो, समझो, क्योंकि 2023 और 2024 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था बायोचार। क्यों? क्योंकि जो कृषि या किसान हुआ करते थे वो फसल को जलाते थे और जलाने से क्या होता था, प्रदूषण। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में इस जगह पे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था बायोचार, ठीक है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए एक बायोचार विकल्प के रूप में आया था। तो आप बायोचार उस समय जो है देखो, समझो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बायोचार के बारे में बता दिया और आपको थीम बता दी कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से गन्ने की खेती के बारे में आ गया, पहले भी पूछा और फिर से पूछ रहा है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने ये 4 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। बोला, जब बड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रत्यारोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। अब आपको बड चिप सेटलिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर गन्ना देखोगे, ऐसे अगर गन्ना देखोगे इस तरह से, तो गन्ने में जो है ऐसे टुकड़े बने होते हैं और आप देखोगे गन्ने के बीच बीच में ऐसे आँख निकली होती है जिसको बोलते हैं बड, ठीक है। ऐसे गन्ने के जो है जहाँ पे दो गन्ना का एक पार्ट जुड़ता है दूसरे पार्ट से, वहाँ पे बड निकला होता है। तो बड चिप सेटलिंग क्या है, गन्ने की खेती की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पूरे गन्ने की बजाय केवल उसकी आँखें, यानी उसकी आँखें यहाँ से ऐसे कट करते हैं। पहले क्या होता था, पूरा गन्ना जो है तोड़ के लगाया जाता था खेत में। तो अब क्या कर रहे हैं, बड चिप सेटलिंग में क्या कर रहे हैं, गन्ने की खेती की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पूरे गन्ने की बजाय केवल उसकी आँखें का उपयोग करके पौधे तैयार किए जाते हैं, नर्सरी में तैयार कर लिए जाते हैं।
और उसको 30 से 40 दिन या 25 से 30 दिन रखते हैं, और जब वो उसमें से पौधा निकल आता है तब उसको जो खेत में लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो थोड़ा सा समय भी बचता है और बीजों की भी बचत होती है। तो वही पहला कथन देखो, पहला कथन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब बड चिपलिंग सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि में प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब प्रतिरोपित किया जाता है फिर से, तब बीज सामग्री में बचत होती है। ठीक है, फिर दूसरा, अब इसमें अगर पहला कथन सही है तो उसके हिसाब से आप बी काट लो, डी काट लो। अब बचा ए और सी, तो आपको ये देखना है कि दूसरा कथन सही है कि चौथा कथन सही है। ठीक है, अब बोला जब सेट्स को सीधे रोपित किया जाता है, सेट्स मतलब हो गया उसका जो सेट होता है ना गन्ने का, उसको सीधे रोपित किया जाता है, तब एक कालिका यानी सिंगल बर्ड्स सेट्स का अंकुरण प्रतिशत का एक जो प्रतिशत होता है कई कालिका यानी मैनी बर्ड्स सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। आप ध्यान रखना, सिंगल का बेहतर नहीं होता, बल्कि जब मल्टी डालोगे तब उसका बेहतर जो है रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। जब दूसरा कथन जैसे गलत हुआ तो सी कथन हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको तीसरे चौथे कथन के बारे में भी समझना है। तो आपको गन्ने की खेती के बारे में आप कुल मिलाकर के समझने की कोशिश करनी है कि गन्ने की खेती होती कैसे है और आधुनिक तरीके से किस प्रकार की जाती है। ठीक है, अब यह तीसरा कथन है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स को सीधे रोपण किया जाता है, ये सीधे रोपण होता है, तब वह एक कालिका सेट्स को जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब खराब मौसम में कैसे हो सकता है, आप ये भी सोचो, तो तीसरा कथन तो ऐसे ही गलत है। फिर बोला गन्ने की खेती ऊतक प्रवर्धन यानी टिश्यू इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ देख लेना, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। अब इसके बारे में हमको नहीं पता था, लेकिन हमने दूसरा तीसरा कथन जैसे काटा तो हमें आंसर तो मिल गया ना। लेकिन आपको क्या करना है, जाके इसके बारे में समझना है, और हमारा जो डिटेल एनालिसिस आएगा उसमें हम हर कथन के बारे में अच्छे से डिटेल्ड में आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारा मेन फोकस क्या है कि आपको टॉपिक, क्वेश्चन की थीम, क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन का नेचर ये समझा सकें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। अब पारितंत्र अनुकूली कृषि होती क्या है, पहले तो ये समझो। तो पारितंत्र का मतलब हो गया एक तरीके से पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण अनुकूली जो भी कृषि होगी वही पारितंत्र अनुकूली होगी। अब यूपीएससी ऐसे ही मतलब आपको घुमा देगा। आपको पता है पर्यावरण अनुकूल, और यहाँ लिख दिया क्या, पारितंत्र। ठीक, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह से खेलता है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो पारितंत्र अनुकूल कृषि यानी इकोसिस्टम फ्रेंडली एग्रीकल्चर का अर्थ है ऐसी खेती करना जो प्राकृतिक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के साथ सामंजस्य बनाए रखे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और जैव विविधता को सुरक्षित रखे। तो यही चीज़ तो पर्यावरण फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूली कृषि में भी होता है। तो ज़्यादा जो है सोचना नहीं है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज होना है। ठीक है, अब इसके बारे में जाके पढ़ो, पारितंत्र अनुकूली कृषि क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे या किन किन पद्धतियों में यह चीज़ें उपयोग होती हैं। तो पहला बोला फसल विविध रूपण में, दूसरा बोला शिव आधिक्य में, शिव आधिक्य क्या होता है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, तीसरा बोल रहा है टेंसियोमीटर का प्रयोग करके, चौथा बोला है ऊर्ध्वाधर कृषि का प्रयोग करके। अब बोला भारत के संदर्भ में से किस या किन पद्धतियों में पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। अब ये जो है कौन कौन सी परिस्थितियाँ या कौन कौन सी पद्धति है जिसमें ये पारितंत्र अनुकूली कृषि मानी जाएगी। अब इसको आप जा करके देखो, समझो। ठीक है, हमने आपको थीम बता दी और डिटेल एनालिसिस में हम इसको अच्छे से बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है। अब शून्य जुताई से आपको पता ही होगा, शून्य जुताई का मतलब जुताई हुई नहीं। ठीक है, जुताई एक भी नहीं होती है। तो इसका कृषि में जब जुताई नहीं होती तो उसका मतलब क्या है, उसका लाभ क्या है, तो इसको आप जा करके समझना है। शून्य खेती क्या है। ठीक है, पहले शून्य जुताई, पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा कथन बोला चावल की नई पौध को नर्सरी में बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपित या सीधे रोपण संभव है। तीसरा बोला है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो अब ये जीरो टिलेज है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। जीरो टिलेज जिसे नो टिल फार्मिंग भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, बिना जुताई किए सीधे बीज बोना। इसमें मिट्टी को नहीं पलटा जाता बल्कि पिछले फसल के अवशेष पर ही नई फसल बोई जाती है। यह तकनीकी मिट्टी की नमी, उर्वरता और पर्यावरण को सुरक्षित रखती है। यानी जो जीरो टिलेज होती है वो पर्यावरण अनुकूल होती है। तो अब इसके बारे में मैंने इतना बता दिया, तो अब इससे एक कथन तो आपका सही हो सकता है। कैसे, पहला वाला कथन सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना या हटाए बिना गेहूं की बुआई सीधे की जा रही है, तो पहला कथन सही हो सकता है। इसी तरह आप दूसरा तीसरा देख लो, तो आपको शून्य जुताई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, दूसरा क्रोमाइट, तीसरा है काइनाइट और चौथा है सिलीमेनाइट। अब ये पूछ रहा है, ये 4 खनिज हैं। ठीक है, पूछ रहा है भारत में उपरयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल्स हैं, यानी मेजर मिनरल्स कौन कौन से इनमें से, इन चारों में से। तो आपको अभी क्या करना है, भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, और उसमें ये भी देखना है कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं कौन से कम पाए जाते हैं। उसकी एक लिस्ट बना के रखो, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ धीरे धीरे समझ जाओगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या करना चाहिए हमको। ठीक है,
आगे चलते हैं। कृषि में फर्टिगेशन क्या होता है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फर्टिगेशन होता क्या है। तो मैंने यहाँ देखिए लगा दिया फर्टिगेशन का मतलब। फर्टिगेशन का मतलब है सिंचाई के पानी के साथ ही उर्वरक यानी फर्टिलाइजर देना। आपने देखा होगा कि आजकल कृषि में क्या हो रहा है कि पानी के साथ जब जो है खेतों में पानी पहुंचाया जाता है तो पानी के साथ ही उसमें खाद भी मिला दी जाती है पानी के साथ ही। तो वही क्या होता है, फर्टिगेशन होता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं, मतलब ऐसा किया क्यों जाता है? ठीक है, तो उसके लाभ आपको देखने हैं। तो पहला क्या, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। अब ऐसा है तो आप जाकर के देखो फर्टिगेशन के लाभ क्या होते हैं। दूसरा बोला रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों को सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। अब ऐसा है क्या? तीसरा बोल रहा है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। अब फर्टिगेशन के सारे लाभ आपको पढ़ने हैं जाके। फिर रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है। तो अब ऐसा है तो आप जे करके देख लो। बाकी फर्टिगेशन का मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको आप चाहो तो और भी पढ़ लो कि पानी और खाद को एक साथ मिला करके पौधों की जड़ों तक पहुँचाना ही फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है महासागर औसत तापमान यानी ओशियन मीन टेम्परेचर। अब आपको महासागर में ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में भी जाके पढ़ना है। ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है, ओएमटी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। फिर दूसरा कथन दे रहा है ओएमटी यानी ओशियन मीन टेम्परेचर जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। अब इसके बारे में आपको ओएमटी के बारे में ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में जाके पढ़ना है और इनमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ओशियन मीन टेम्परेचर प्लस समुद्री पारितंत्र आपको सही से पढ़ लेना है। एक तो पर्यावरण में भी आएगा और इसके अलावा जैसे ओशियन करंट वगैरह ये हम अभी आपको जो है लास्ट में जब 25 तक सारे हो जाएंगे 2025 तक तो आपको एक लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन किससे संबंधित है? जेट और चक्रवात से। बोला पहला, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो ऐसा संभव है क्या कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में हो? दूसरा बोला केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वताक्ष का मतलब हो गया आई, यानी जो चक्रवात की आई होती है ना आँख, ठीक है, उसी को वताक्षी बोलते हैं। केंद्र वताक्षी उत्पन्न करते हैं। तो कुछ चक्रवात करते हैं या सभी करते हैं, ये आप जाकर के सर्च करो। तीसरा बोला चक्रवात की वताक्षी यानी चक्रवात की आँख के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 सेंटीग्रेड या 10 सेंटीग्रेड कम होता है। बोला कम होता है, ध्यान रखो कम की बात कर रहा है। तो ऐसा कथन सही है कि गलत है, ये आप चेक करो। अब यही पूछ रहा है जेट और चक्रवात के बारे में, तो आपको इसको समझ लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अब ये मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है करंट में जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं ना, कला संस्कृति, ऐसे हम लोग विषयवार तरीके से करंट लेके आ रहे हैं। तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारे जो मैपिंग है जो साल भर चर्चा में रहती है उसको भी एक साथ कर लेंगे लास्ट में। ये मार्च अप्रैल में आपको करा दिया जाएगा। ठीक, ताकि आपका जो मार्च अप्रैल के समय ये मैपिंग सीरीज करा दी जाएगी आपको पूरी, एक साल की मैपिंग। ठीक है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनने की संभावना हो जाएगी। तो बोला सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो बताओ, अक्साई चीन के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, लेह के पूर्व में, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ये क्वेश्चन को आप स्वयं से करने की कोशिश करो। और मैंने आपको आई थिंक सारी चीज़ें बता दी। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में भूगोल से। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हो गए आपके। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।